Yesterday we studied about the basic models that were given by various scientists. Just to revise, first was Overton, then Gardner Grandel, then Daniel Davidson. Robertson gave the unit membrane concept. And the very well and famous, established and approved acceptable model is of Singer and Nicholson model in 1972, given as fluid mosaic model. So we will be studying today about the fluid mosaic model and basic chemical composition of the membrane, plasma membrane in particular. So as I said, fluid mosaic model was given in 1972 by Jonathan Singer and Garth Nicholson, and this model is till date well accepted by various scientists. How the structure of membrane according to fluid mosaic model differs from the earlier one. Now here you can find in the Daniel Davidson butter sandwich model, the outer fixed layer of protein, inner fixed layer of protein, and the middle layer is of phospholipid, right? But when we observe the model given by Singer Nicholson, they show these blue or purple proteins which are embedded within membrane, not in form of continuous sheet. The structure arrangement of membrane protein in the fluid mosaic model differ from those of the previous model. That is, there is a mosaic, there is a discontinuous pattern, यानी पैचेस हैं, इधर उधर फैले हुए हैं, डिफरेंट फॉर्म्स हैं, जिसको हम मोज़ैक कहते हैं. तो इस तरह से दोनों मॉडल को यदि आप देखें, पहले बिल्कुल कंटिन्यूस शीट बनी हुई है प्रोटीन्स की, लेकिन सिंगर निकल्सन ने कहा नहीं, प्रोटीन्स जो हैं वो एम्बेडेड रहते हैं विद इन द लिपिड्स. Most important fluid mosaic model presents cellular membrane is a dynamic structure. अब उन्होंने ये भी कहा कि यह जो membrane है वो डायनामिक है. डायनामिक का मतलब ये हुआ कि there is nothing fixed, neither the lipids nor the proteins, they move within. हालांकि कुछ ऐसे प्रोटीन्स भी होते हैं, कुछ ऐसी व्यवस्थाएं भी की जाती हैं कि कुछ चीज़ें फिक्स बनी रहें. फ्लूइडिटी के बारे में अपन थर्ड पार्ट में स्टडी करेंगे, लेकिन मोटा मोटा ये अंदाज निकलता है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल का कि यह जो है membrane डायनामिक स्ट्रक्चर है. डायनामिक का मतलब ये हुआ कि ऑल पार्ट्स आर मूवेबल विद इन द membrane itself. इट इज़ एसिमेट्रिकल. एसिमेट्रिकल का मतलब हुआ कि ऊपर जो प्रोटीन और लिपिड हैं वो नीचे वाली लेयर के अंदर अलग तरह के होंगे. हर सेल के अंदर जो membrane होती है या हर सेल ऑर्गेनल के अंदर जो membrane होती है वो डिफ़र करती है. Now we come to the chemicals. So the chemicals which includes mainly phospholipids, and in case of animal cells along with phospholipids there are cholesterol also, proteins and few percent of carbohydrate. Carbohydrate are not necessarily present. So membrane is basically made up of phospholipids and various types of proteins. Thickness as we said, जो सबसे पहले डेनियल डेविसन ने ही बता दिया था कि भाई लगभग 75 टू 100 एंगस्ट्रॉम तक यह होती है, बट डिफरेंट सेल्स के अंदर जो है 5 to 10 नैनोमीटर. आजकल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में वी यूज़ नैनोमीटर, अर्लियर वी यूज एंगस्ट्रॉम. क्लियर? नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर्स एंड एंगस्ट्रॉम जो है 10⁻⁻10 मीटर्स रहता है. The proportion of protein and lipids and also carbohydrate vary with the cell type. अब जिस तरह का सेल है, जिस तरह का काम कर रहा है, उस तरह से वो अलग अलग होंगे, उनका रेशियो अलग अलग होगा या प्रपोर्शन अलग अलग होगा. जैसे माइलिन शीथ है, माइलिन शीथ के अंदर न्यूरॉन्स के ऊपर जो पाई जाती है उसमें 18% प्रोटीन है और 76% लिपिड्स होते हैं, स्विंगोमाइलिन्स इन पर्टिकुलर. जबकि माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन के अंदर 76 प्रोटीन्स हैं और 24% लिपिड्स हैं. जो मेन कंपोनेंट है वो है लिपिड्स, यानी फॉस्फोलिपिड. फॉस्फोलिपिड एम्फीफिलिक होता है. एम्फीफिलिक का मतलब इसके दो पार्ट्स हैं, एक वाटर लविंग पार्ट है, एक जो है वाटर रिपेलिंग पार्ट है. तो हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक होने की वजह से एम्फीफिलिक या एम्फीफैटिक इसे कहते हैं. और जब भी आप पानी में डालोगे इसे, इट विल मेक अ बाइलेयर. जैसा आप देख रहे हैं एक्वा सोल्यूशन के अंदर ये वाइट हेड हैं, पोलर हेड,
ये अंदर की तरफ भी हैं, और दोनों की जो टेल्स हैं ये गोल्डन कलर में जो शो कर रखी है, दीज आर द टेल्स, एंड द टेल्स आर विदिन, इनसाइड, एंड दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल। तो यहाँ पर आप जो रेड कलर के अंदर देख रहे हैं, दिस इज द पोलर हेड, ठीक है, ये कोलिन मॉलिक्यूल होता है। और जो आप यहाँ पर ये नीचे की तरफ देख रहे हैं, दीज आर द हाइड्रोफोबिक टेल्स। टेल्स आर सिंपल फैटी एसिड चेन, सैचुरेटेड होती है एक जो टेल है, और दूसरी केवल एक जगह पर, इस जगह पर यहाँ पर आप जो है इसमें डबल बॉन्ड देख रहे हैं, तो स्लाइटली किंक आ जाता है, थोड़ा सा बेंड आ जाता है। क्लियर? तो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं ये। अब फॉस्फोलिपिड का फ़ायदा क्या है? द बाइलेयर इज हेल्ड टुगेदर बाय वीक हाइड्रोफोबिक इंटरैक्शंस वहाँ पर प्रेजेंट होंगे, और यह जो है आपस में जुड़े होने की वजह से किसी चीज़ को आसानी से अंदर आने जाने नहीं देंगे। लेकिन फॉस्फोलिपिड्स विद इन लेयर मूव कर सकते हैं, जो फ्लूइडिटी के लिए मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और इसका बहुत बड़ा फ़ायदा भी रहता है एक्सोसाइटोसिस, एंडोसाइटोसिस में। एक्सोसाइटोसिस, आप सेल से कोई चीज़ बाहर निकाल रहे हैं, एंडोसाइटोसिस आप सेल के अंदर कोई चीज़ ले रहे हैं। देखिए, एनिमल सेल्स इन पर्टिकुलर अगर अपन बात करें, और कई यूकैरियोटिक सेल्स में कोलेस्ट्रॉल भी प्रेजेंट है विद इन द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। ये प्रोकैरियोट में नहीं होता। दिस इज वन ऑफ द मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट। प्रोकैरियोट में इसके जैसे दूसरे लिपिड होते हैं जिन्हें होपेनॉइड्स कहा जाता है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल है, और कोलेस्ट्रॉल की वजह से थोड़ी सी मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी मिलती है, इसकी फ्लूइडिटी कम हो जाती है, और बहुत सपोर्ट मिलता है। जैसे देखिए, अगर मान लीजिए कोलेस्ट्रॉल नहीं हो, तो अगर सेल के अराउंड टेम्परेचर अपन कम कर दें, तो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगे, मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी ख़त्म हो जाएगी। फ्लूइडिटी या फ्लेक्सिबिलिटी ख़त्म हो जाने की वजह से वो थोड़ा रिजिड हो जाएगा और आसानी से टूट जाएगा, जुड़ नहीं पाएगा। क्लियर? लेकिन गर्म कर दें तो ये दूर दूर चले जाएंगे, तो सेल का शेप ही मेंटेन नहीं हो सकता। सो कोलेस्ट्रॉल एक एडेड बेनिफिट के रूप में काम करता है इन द यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन। फ्लूइडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी दोनों में थोड़ा सा अंतर मेम्ब्रेन के रेफरेंस में समझें। वैसे तो अपन जानते हैं फ्लूइडिटी यानी तरलता, और फ्लेक्सिबिलिटी यानी लचीलापन। तो फ्लूइडिटी, जो प्रोटीन्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं विद इन द मेम्ब्रेन, दे आर एबल टू मूव विद इन द मेम्ब्रेन। फ्लेक्सिबिलिटी यानी आप उसे बेंड कर सकते हैं, उसे मोड़ सकते हैं, उसको तोड़ने के बाद वापस से जोड़ सकते हैं, तो वो प्लाएबल स्ट्रक्चर हो जाता है। अब मेम्ब्रेन में हमें प्रोटीन्स भी मिलते हैं। प्रोटीन्स दो तरह के होते हैं, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स। इंटीग्रल या इंट्रिंसिक, पेरिफेरल या एक्सट्रिंसिक। अगर मेम्ब्रेन के अंदर केवल बाहर बाहर की तरफ प्रोटीन्स हैं, जैसे मान लीजिए ये प्रोटीन सिर्फ बाहर है, या ये प्रोटीन सिर्फ अंदर है, तो इसे हम कहेंगे एक्सट्रिंसिक या पेरिफेरल प्रोटीन। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो कि थोड़े अंदर थोड़े बाहर हैं, पूरे उस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर रहे हैं, या पूरे उसके अंदर प्रेजेंट हो, तो उसे हम कहेंगे इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन्स। क्लियर? तो जो प्रोटीन्स हैं उनको हम इंट्रिंसिक या एक्सट्रिंसिक इस बेसिस पर कहते हैं कि उसे कितना आसानी से निकाल सकते हैं आप। सेंट्रीफ्यूजेशन है या जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जिसे अपन एसडीएस पेज, सोडियम डोडिसाइल एक्रेलेमाइड, जो पॉलीएक्रेलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, उस प्रोसेस या उस मेथड के ज़रिए आप प्रोटीन्स को निकालते हैं। अगर आसानी से निकल रहे हैं, दैट मीन दे आर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, बाहर लगे हुए हैं, आप आसानी से खींच सकते हैं। लेकिन अगर अंदर धसे हुए हैं तो उनको निकालना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो वो इंट्रिंसिक प्रोटीन्स होंगे। इंट्रिंसिक प्रोटीन्स टाइटली अटैच्ड विच कैन नॉट बी इजीली रिमूव्ड, ये आसानी से मूव कर सकते हैं। कई चैनल्स हैं, रिसेप्टर्स हैं, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं जो टनल्स वगैरह बनाते हैं। जैसे आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर एक प्रोटॉन टनल बनी हुई है ना, ये कैरियर हो सकता है। इस तरह की स्थिति एक्सट्रिंसिक प्रोटीन, जो कि मेम्ब्रेन का मेन पार्ट 70% तक प्रोटीन का, वैसे मेम्ब्रेन का मेन पार्ट होता है लिपिड, प्रोटीन्स के अंदर 70% जो है वो इंट्रिंसिक प्रोटीन होते हैं, और 30% के करीब एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स होते हैं। एक्सट्रिंसिक को आप आसानी से निकाल सकते हैं।
क्लियर? तो जो इंटीग्रल प्रोटीन्स हैं इनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी आपने पहले स्टडी किए हुए हैं, चाहे वो अल्फा हेलिक्स हो या बंडल ऑफ हेलिक्स है या बीटा प्लेटेड शीट्स हैं. पेरिफेरल प्रोटीन मोस्टली हेलिकल, अल्फा हेलिक्स या बीटा हेलिक्स के फॉर्म में ही पाए जाते हैं. तो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स के बहुत सारे फंक्शंस भी रहते हैं. दे हेल्प इन ट्रांसपोर्ट, दे एक्ट एज रिसेप्टर, दे एंकर यानी सेल जंक्शंस में मदद करेंगे, सेल रिकग्निशन, प्रोटीन के साथ जुड़ा हुआ जो कार्बोहाइड्रेट है वो रिकग्निशन में मदद करता है. देन सेल जंक्शंस, इंट्रासेलुलर जो जॉइनिंग्स हैं, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, बिना एंजाइम्स के जो है कई बार जो हार्मोन्स हैं उनको रिसीव करना मुश्किल होता है या उससे जुड़े हुए रहते हैं. जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं ये एक्स और वाई जो लिखा हुआ है, ये आप जब हार्मोन्स पढ़ोगे तो उसके अंदर आता है. ये हार्मोन रिसेप्टर से जुड़ा और उसने एक साइक्लिन जो एएमपी है उसको एक्टिवेट कर दिया विद द हेल्प ऑफ एडिनाइल साइक्लेज एंजाइम. तो वी फाइंड देर आर वेरियस फंक्शंस ऑफ द मेम्ब्रेन प्रोटीन. 1 to 8% तक यहाँ कार्बोहाइड्रेट्स भी हैं जो मेजर कंपोनेंट है कई मेम्ब्रेन्स के, जैसे आरबीसी है या एनिमल सेल्स के अंदर भी अपन देखते हैं, इंटेस्टाइन सेल्स में देखते हैं. और ये कार्बोहाइड्रेट ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं जो फ्रीली अवेलेबल नहीं रहते. आइदर दे आर अटैच्ड टू द protein, then we call it as a glycoprotein, or they are attached to the lipid. If carbohydrate is attached to the lipid, we will call it as a glycolipid. And the very important part is they are very important in recognition function. जैसे अपन कहते हैं कि आइडेंटिफाई करना सेल्फ और नॉन सेल्फ. जैसे आप एक सिंपल सा एग्जांपल ले लें, हमारे ब्लड ग्रुप्स हैं, अलग अलग तरह के होते हैं. तो अगर ए वाले को बी दे दिया जाए या अलग तरह से बी वाले को ए दे दिया जाए तो वो आपस में जुड़ जाते हैं. क्यों जुड़ जाते हैं? क्योंकि वो इंटरेक्शन कर जाते हैं. तो पहचाना कैसे कि भाई ये दूसरा ब्लड ग्रुप का आ गया है? दैट इज़ विद द हेल्प ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स प्रेजेंट ऑन द आरबीसी मेम्ब्रेन. सो दे हेल्प्स इन सेल रिकग्निशन. फर्टिलाइजेशन हो गया, इम्यून रिएक्शंस हो गए, उन सब के अंदर ये काम करते हैं. राइट? सो ऑन नेक्स्ट